हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। तो अभी आप देख रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड लेक्चर, लेकिन अभी तक आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आपको ना इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखना है, यहीं पर सारे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं। तो चलो अभी हम हमारे लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, आज हम जो सम करने वाले हैं वो VNSGO मार्च 2023 के पेपर में आ चुका है। तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। The balance sheet of Dwarika Mai Limited as on 31st March 2021 and 22 are as follow. Prepare the statement of changes in working capital and fund flow statement of the year ended on 31st March 2022, taking into account the additional information provided to you. तो यहाँ पर देखो, हमें ना द्वारिका माई लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया गया है 2021 और 2022 का। उसके ऊपर से हमें बनाना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को नहीं कहा है, एडजस्टेड P&L अकाउंट फिर भी आपको बनाना होगा, क्योंकि उसी के थ्रू तो हमें मिलेगा ना एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसे हम सोर्स ऑफ फंड बताएंगे। तो अगर वहाँ पर ना आपको नहीं कहा होगा एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाने को, फिर भी आपको वो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम सम के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करें हमारा सॉल्यूशन। तो देखो, आप ना फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी सम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। हम पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसमें हमारा करेंट असेट करेंट लाइबिलिटी आता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर का डेट और उसका अमाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे करंट ईयर का डेट यानी कि उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, करंट असेट कौन से हैं, करंट लायबिलिटी कौन सी है वो देख लेते हैं। हम आते हैं हमारे बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में ये सारे जो दिए गए हैं ना, ये हमारे करंट असेट हैं, और यहाँ पर जितने भी आइटम्स दिए गए हैं वो है हमारे करंट लायबिलिटीज़। ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ है। बट आपको पता होगा कि प्रपोज डिविडेंड को हम करंट लायबिलिटी की तरह नया वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऐसा है कि इसका ना कोई एडजस्टमेंट हो तो हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है, यहाँ पर देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि बैलेंस शीट में भी अमाउंट हो और यहाँ पर एडजस्टमेंट में भी हो तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। लेकिन यहाँ पर तो एडजस्टमेंट में ये कहा कि आपको उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लायबिलिटी साइड में उसे भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे असेट के सारे अमाउंट्स है ना, इन सभी को हमें क्या करना है कि असेट साइड में लिखना है। तो चलो हमने ये असेट साइड में लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो, करंट असेट में हमने लिख दिया है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा है, यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट लिखा है, और उसके बाद उसका टोटल करना है। तो देखो, इन सभी का टोटल किया तो आया हमारा टोटल प्रीवियस ईयर का करंट असेट है 7,08,000, और करंट ईयर का हमने टोटल किया तो टोटल असेट है हमारा 8,56,000, ये हो गया। उसके बाद आपको करना है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है वो करना है, ठीक है। तो देखो, स्टॉक हमारा पहले 3,40,000 था जो कि डिक्रीज़ होकर 3,12,000 हो गया। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है 28,000 का, तो हमने डिक्रीज़ में लिख दिया है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख का था, वो इंक्रीज़ होके 4,32,000 का हो गया। तो यहाँ पर 1,32,000 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद देखो, कैश एट बैंक, ये हमारा 40,000 था, उसके बाद हो गया 88,000, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया है 48,000, उसका जो डिफरेंस था वो। उसके बाद देखो, कैश इन हैंड जो कि हमारा था 28,000, वो हो गया है अभी करंट ईयर में 24,000, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डिक्रीज़ की कॉलम में 4,000। उसके बाद हम जाते हैं करंट लायबिलिटी की ओर। तो देखो, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो, करंट लायबिलिटी में हमें दिया गया है ट्रेड पेएबल और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसे भी हमें ट्रीट करना है करंट लायबिलिटी की तरह। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अमाउंट्स को हम ले जाएंगे वहाँ पर करंट लायबिलिटी में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो, करंट लायबिलिटी में हमने लिखा है ट्रेड पेएबल, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ये करंट ईयर का अमाउंट हमने लिख दिया है। अभी उसका टोटल करेंगे तो देखो,
इन दोनों का टोटल आता है हमारा 2,88,000 और इन दोनों का टोटल आता है हमारा 3,88,000। और फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देखो ट्रेड पेएबल हमारा पहले था 1,76,000 जो कि इंक्रीज होकर हो गया है हमारा 2,60,000। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बट करंट लायबिलिटी में उसकी ना उल्टी एंट्री देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो हम क्या करेंगे, डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 84,000 डिक्रीज के कॉलम में लिखा है। उसके बाद देखो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है हमारा, पहले था प्रीवियस ईयर में 1,12,000, उसके बाद वो इंक्रीज होके हो गया 1,28,000, यानी कि 16,000 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उल्टी एंट्री यानी कि डिक्रीज के कॉलम में लिख देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि टोटल हमारा जितना भी करंट असेट था उसमें से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो देखो हमने प्रीवियस ईयर का जो टोटल असेट था उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस किया तो आ रहा है 4,20,000। ये हमारा वर्किंग कैपिटल है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद हमने करंट ईयर का टोटल असेट में से माइनस किया टोटल लायबिलिटी, तो हमारा आंसर आ रहा है 4,68,000, यानी कि हमारा वर्किंग कैपिटल करंट ईयर का है 4,68,000। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हमारा वर्किंग कैपिटल कम था, अभी इंक्रीज होके ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। और वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना इसका जो डिफरेंस आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में वहाँ पर बताएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ये अमाउंट हमारी ना ज़्यादा है तो इसे टोटल में लिख देंगे, यहाँ पर भी टोटल में लिख देंगे। डिफरेंस आ रहा है हमारा 48,000, ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये अमाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर, एप्लीकेशन साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का टोटल करते हैं। देखो तो यहाँ पर इंक्रीज़ का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,80,000, वही हमने यहाँ पर भी लिख दिया 1,80,000। उसमें से ये सारे डिक्रीज़ की अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ रहा है कितना, डिफरेंस आ रहा है हमारा 48,000। तो यहाँ पर भी 48,000 था, यहाँ पर भी 48 आ गया, यानी कि हमारा जो ये वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट है वो एकदम एक्यूरेट और सही बना है। तो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो हमारा वर्किंग कैपिटल ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, सेकंड स्टेप, कि आपको एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बनाएंगे एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट और उसके बाद उसके लिए जगह रख के उसके बाद हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखा था ना, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो इसे हमें क्या करना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 48,000, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखो पीएनएल अकाउंट की ना ओपनिंग और क्लोजिंग हमें लिखनी होती है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर देखो लायबिलिटी के साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, इसका ओपनिंग है 72,000 और क्लोजिंग है 1,08,000। ये लायबिलिटी साइड है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम होता है वो क्या होता है कि उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। तो ये जो इसकी ओपनिंग है हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट की हमने ओपनिंग लिख दी है यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000 और क्लोजिंग हमने लिखा है टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,08,000। इतना हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में एक एक एडजस्टमेंट को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर से बैलेंस शीट में जाएंगे, वहाँ पर क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो करेंगे। ठीक है, वो हमारा इसके बाद वाला स्टेप है। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा in 2021 and 22 72,000 depreciation has been written off on plant and machinery and no depreciation has been charged on land and building। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें देना है डेप्रीसिएशन 72,000 और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे मशीनरी और प्लांट का अकाउंट बनाएंगे। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर बनाया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखेंगे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग है 3,60,000, क्लोजिंग है 7,64,000। तो हमें क्या करना है कि ये हमारी असेट है तो इसकी ना डेबिट बैलेंस होगी, तो हमें ओपनिंग डेबिट साइड लिखना है और क्लोजिंग हमें लिखना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम फिर से अकाउंट के ऊपर।
तो यहाँ पर देखो हमने प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में ओपनिंग लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 और यहाँ पर लिखा है हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,64,000 ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि 72,000 का डेप्रिसिएशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है, उसकी जनरल एंट्री ये आती है कि P&L अकाउंट डेबिट टू, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, वो अकाउंट आएगा, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट, तो P&L की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे 72,000। तो यहाँ पर देखो एडजस्टेड P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हमने लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो यहाँ पर पूरा आप लिख देना मशीनरी एंड प्लांट, ये लिख देना प्लांट एंड मशीनरी 72,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 72,000। तो इसकी एंट्री हो चुकी है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। तो यहाँ पर देखो सेकंड एडजस्टमेंट है हमारा, अ पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन सोल्ड आउट एंड प्रॉफिट ऑन सच सेल्स बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, देयर इज़ नो अदर एंट्री इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया कि हमने लैंड सोल्ड किया है जिसका प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व में कोई अदर एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या समझें कि देखो यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं दिया गया कि इतने का कॉस्ट का लैंड था जिसे हमने ना इतने प्रॉफिट के साथ सेल किया, ये हमें नहीं कहा गया है। तो हमें ये समझना है कि कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट होगा ना वही अमाउंट हमारा प्रॉफिट का होगा, क्योंकि वो हमने ट्रांसफ़र किया है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व में जो भी अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और उसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा, लैंड का अमाउंट मिल जाएगा कि हमने कितने में सेल किया था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे कैपिटल रिजर्व का अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर देखो हमने लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया है और कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनाया है, तो दोनों का हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं हम। तो देखो बैलेंस शीट में हमें, तो यहाँ पर है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसका ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, और ये हमारा असेट है। तो इसका क्या होगा कि ओपनिंग हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्लोजिंग लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है हमारा 1 लाख। तो ये जो हमारा 1 लाख कैपिटल रिजर्व है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और ओपनिंग तो इसका दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में डैश करेंगे, क्लोजिंग में 1 लाख लिखेंगे, और इसका ना ओपनिंग होता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड दिया गया है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग में डैश और क्लोजिंग हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1 लाख, ये करेंगे। ठीक है, तो हम अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में इसका ओपनिंग लिखा है हमने डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, और यहाँ पर क्लोजिंग लिखा है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का ना क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसकी ओपनिंग यहाँ पर आएगी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पर डैश आएगा क्योंकि कुछ नहीं दिया गया हमें। उसके बाद क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, ये हो गया। और देखो कहा गया था कि कैपिटल रिजर्व में कोई अदर एंट्री नहीं है, तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख आया ना, ये क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आया है, और ये हमारा प्रॉफिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमने जो सेल किया, लैंड हमने जो सेल किया, तो यहाँ पर हमने बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख, ये आ गया हमारा। अभी यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग में ना कोई अदर एंट्री उसमें भी नहीं है, यहाँ पर इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो देखो 4 लाख 1 लाख तो आ जाएगा 5 लाख, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 5 लाख, क्लोजिंग माइनस करेंगे 3 लाख, तो उसका डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस आता है 2 लाख का। तो ना इतने में हमने ना लैंड सेल किया होगा। तो देखो लैंड हमने सेल किया 2 लाख में, प्रॉफिट है उसका 1 लाख, यानी कॉस्ट उसका होगा 1 लाख, और हमने 1 लाख प्रॉफिट के साथ सेल किया, तो 2 लाख का हमने सेल किया, तो 2 लाख हमें मिले होंगे। तो ये पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये इसकी एंट्री आएगी सोर्सेस ऑफ फंड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने लिखा है देखो यहाँ पर लिखा है सेल्स ऑफ लैंड, तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग निकाल देना है। ठीक है, सेल्स ऑफ लैंड लिखोगे तो भी चलेगा और बिल्डिंग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लिख सकते हो। और यहाँ पर हमने लिखा है 2 लाख, तो इसकी एंट्री यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 48,000
रिटर्न डाउन वैल्यू इज 60,000, यानी कि हमने प्लांट सेल किया 48,000 में, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 60,000 है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब ये हमारी बुक वैल्यू है, मतलब कि हमारी जितनी ना उसकी कॉस्ट वैल्यू थी उसमें से हमने माइनस किया है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 60,000 हमारी बुक वैल्यू है, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर लेस डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू हम ऐसा बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू 60,000 थी, लेकिन हमने सेल किया 48,000 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने लॉस के साथ सेल किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लॉस हम बताएंगे कितना, 12,000। तो इसकी क्या एंट्री आएगी वो देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में हम क्या करेंगे, हमने सेल किया था 48,000 में, तो वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और उसमें लॉस कितना आया था 12,000, तो 12,000 यहाँ पर लिख दिया है। लॉस हम कहाँ पर डालेंगे, पीएनएल के डेबिट साइड में, तो यहाँ पर बाय पीएनएल अकाउंट लॉस लिखेंगे। इसकी क्रॉस एंट्री क्या होगी कि ये डेबिट साइड में चला जाएगा हमारा, पीएनएल की डेबिट साइड में। और ये जो 48,000 है ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमने 48,000 में सेल किया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फंड। तो ये हमारा आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस ऑफ फंड के साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सोर्सेस ऑफ फंड में हमने लिख दिया है सेल्स ऑफ प्लांट। आपको सिर्फ प्लांट लिखोगे तो भी चलेगा, हमने पूरा लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी 48,000। उसके बाद देखो हमने ना 12,000 लॉस के साथ बेचा था, तो लॉस हमें क्या करना होगा, एडजस्टेड पीएनएल की डेबिट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन। तो यहाँ पर देखो मशीन नहीं आएगा, हमने प्लांट सेल किया, तो यहाँ पर आप प्लांट लिख सकते हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर आप चेंज कर लेना, प्लांट कर लेना, और यहाँ पर लिखोगे 12,000 जितना हमने लॉस बियर किया था, तो ये हमने लॉस का अमाउंट लिख दिया है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फोर्थ एडजस्टमेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹8,400 विच इंक्लूड प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ ₹2,400। तो यहाँ पर देखो इतना तो आपको क्लियर होगा कि डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमें कितना, 8,400 इतना हमें रिसीव हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा सोर्सेस ऑफ फंड, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अभी आप सोचोगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर कहा गया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ ₹2,400, तो इसकी क्या एंट्री आएगी और ये क्या है। तो देखो पहला इतना तो आपको क्लियर है ना कि इतने डिविडेंड हमें रिसीव हो रहे हैं, तो इतना अमाउंट तो हमारे पास आ रहा है, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है, तो चलो इतना तो क्लियर है ना आपको अभी। उसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा है, तो डिविडेंड हमें कैसे रिसीव हो रहा होगा, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स को हम परचेज करेंगे। तो हमने शेयर्स परचेज किया, तो आपको पता होगा कि शेयर होल्डर को क्या मिलता है, यहाँ पर डिविडेंड हमें मिलता है। तो हम किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर से हमें डिविडेंड मिल रहा है कितना, 8,400। लेकिन उसमें प्री एक्विजिशन क्या है, तो देखो प्री एक्विजिशन मतलब जब हमने ना शेयर परचेज किया उससे पहले का डिविडेंड जो हमें मिल रहा है वो होता है हमारा क्या, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो इसे एक एग्जांपल के साथ मैं अभी समझाता हूँ। मान लो करंट ईयर का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि 2025 का ही एग्जांपल आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 2024, यहाँ से इतना 2024 हम मान लेते हैं, और यहाँ से इतना हम मान लेते हैं 2025, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लो कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि शेयर परचेस किया था किसी कंपनी का, वो हमने शेयर परचेस किया था कब, 1 जनवरी को परचेस किया था, 1 जनवरी 2025 को हमने परचेस किया था। तो स्टार्टिंग में हमने परचेस किया उसका शेयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2024 का तो अभी डिविडेंड बाकी है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2024 का डिविडेंड बाकी है, तो वो क्या करेंगे, उसका प्रपोज डिविडेंड बनाएंगे। उसके बाद सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट वो कंप्लीट करेंगे उनके, उसके बाद उनका ऑडिटिंग होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे वो लोग कि इतना डिविडेंड देना है, इतना पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मानो कि वो जो डिविडेंड जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, पेमेंट करते करते हो जाता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2025 का आधा साल निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको मानो कि 30 जून को हमें ना डिविडेंड मिलता है, तो 30 जून को डिविडेंड मिलेगा। तो हमने परचेज़ किया था कब, हमने परचेज़ किया था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर यहाँ तक यानी कि 30 जून तक हमारा डिविडेंड मिलना चाहिए हमें।
तो उतना डिविडेंड हमें मिल जाएगा ऐसा मान लो। लेकिन उससे पहले तो हमने शेयर परचेस नहीं किया था, लेकिन जो पिछले साल का उनका प्रपोज डिविडेंड हमें मिलता है ना, तो वो डिविडेंड भी हमें अभी मिल रहा है। मतलब कि इससे पहले के इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिल रहा है, उसने तो सेल कर दिया हमें, तो अभी हम यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो वो जो डिविडेंड मिलता है ना, हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे पहले का डिविडेंड है, तो यहाँ पर वो डिविडेंड हमें मिल जाता है। तो ये होता है हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, उससे पहले का जो डिविडेंड हमें मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमने जब नहीं किया था तब का इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड हमें मिल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, देखो कैलकुलेशन में मैंने बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कैलकुलेशन इसका मैंने बताया कि टोटल हमारा डिविडेंड रिसीव हो रहा है 8400, ये हमारा सोर्स ऑफ फंड में आ जाएगा। इतना तो आपको क्लियर था। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम ना माइनस कर देंगे 2400, उसके बाद जो ये 6000 का डिविडेंड है, यानी कि इतना हमारा डिविडेंड बनता है, तो ये 6000 हम क्रेडिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि ये ना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पीएनएल की क्रेडिट साइड में आता है, तो इतना तो चलो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन ये जो है इसका क्या होगा, 2400 का क्या होगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट करने से पहले का ये है हमारा डिविडेंड, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन इसे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया है, तो इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जिसका ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 1,40,000। ये हमारा क्या है, ये हमारा असेट है, तो इसका ना डेबिट बैलेंस आता है, तो हम डेबिट साइड में ओपनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर बनाया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड में हमने लिखा है ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000, इतना हो गया। तो उसके बाद हमने देखो बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये हमें क्रेडिट करना था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है 2400। तो इसके बाद इसे क्लोज करेंगे, तो टोटल करेंगे, तो देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका टोटल आता है 1,42,400, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1,42,400, और इसका डिफरेंस आ रहा है कितना, देखो ये 40,000 माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आ रहा है इसका 1,02,400। ये हमारा आ रहा है क्या, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमने परचेज किया होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट परचेज, यहाँ पर हमने परचेज किया है, तो परचेज किया है तो पैसे हमें देने होंगे सामने वाले को, तो हम यहाँ पर पैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, तो इसकी एंट्री दे देते हैं हम यहाँ पर देखो हमने एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने लिखा है क्या, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,400, इसकी एंट्री हमने यहाँ पर दी है। उसके बाद ये वाला जो हमारा एंट्री था सोर्सेज ऑफ फंड, तो ये हम सोर्सेज ऑफ फंड में लिख देंगे, और ये जो 6,000 है ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड में देखो लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड 8,400, और एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय डिविडेंड रिसीव्ड 6,000, ये हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फिफ्थ एडजस्टमेंट है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22। तो यहाँ पर देखो 40,000 का हम ना इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। इंटरिम मतलब क्या, साल के बीच में, लास्ट में नहीं दे रहे, साल के बीच में हम ना पेमेंट कर रहे हैं 40,000 का, तो पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैसे हमारे जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एक एंट्री ये आ गई, और दूसरी एंट्री ये आएगी कि ये डिविडेंड है हमारा, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर आती है, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने लिखा है एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा है टू इंटरिम डिविडेंड 40,000, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर पैसे हमारे जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो रहा है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड में हम लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 40,000, तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखो सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है, ये हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स वाला है कि उसे करंट लायबिलिटी की तरह कंसीडर करना है, जो कि हमने कर दिया है पहले से ही, तो ये हमारा हो चुका है। देखो यहाँ पर हमने करंट लायबिलिटी में ना प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो लिखा था,
तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर दिया है। तो सिक्स्थ जो था एडजस्टमेंट वो हमारा हो चुका है पहले ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, वहाँ पर क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से अभी देखेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर दिया है, तो देखो पिछले साल का इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख और करेंट ईयर का है 10 लाख। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करेंट ईयर में 4 लाख ज़्यादा हो गए, तो क्या हुआ होगा कि 4 लाख के ना हमने इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, वहाँ से हमें रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पर ये सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर फंड फ्लो में सोर्सेज ऑफ फंड में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख, ये हमने एंट्री दे दी है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हमारा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि पहले थे 6 लाख के, अभी हो गए हैं 4 लाख के, यानी कि 2 लाख यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि 2 लाख हमने रिडीम कर दिया होगा, यानी कि फिर से हमने हमारे प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर हैं उनके पास से शेयर हमने वापस ले लिया होगा और उन्हें 2 लाख पेमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर पैसे हमारे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में, हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमने लिख दिया है 2 लाख, ये हो गया इसकी एंट्री। उसके बाद आगे जाते हैं, तो आगे देखो जनरल रिजर्व है हमारा, पहले था 80,000 अभी है 1,40,000, यानी कि जनरल रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, मतलब कि और 40,000 हमने रिजर्व की तरह रखा होगा। रिजर्व आता है हमारा क्या, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है टू जनरल रिजर्व 40,000, ये हो गया इसकी एंट्री। उसके बाद आगे देखते हैं, तो देखो कैपिटल रिजर्व ये तो हमारा हो चुका है। P&L अकाउंट ये तो हमने ना एडजस्टेड P&L के ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है, तो ये भी हो चुका है। उसके बाद है करंट लायबिलिटी, तो देखो करंट लायबिलिटी में ना हमने इन दोनों की एंट्री दे दी है, कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में एंट्री हो चुकी है। तो अभी सिर्फ इसकी एंट्री बाकी है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो ये प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का है 1,08,000 और इस साल का करंट ईयर का है 1,32,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड हमने रखा था पेमेंट करने के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो पैसे हमारे जाएंगे, तो इसे हम पेड कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। और ये जो 1,32,000 है ना, इसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न रख रहे हैं अगले साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे P&L की डेबिट साइड में प्रपोज डिविडेंड करके ये हम लिख देंगे 1,32,000, ठीक है। तो इसे हमें पेमेंट करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो यहाँ पर हमने देखो फंड फ्लो में, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने लिखा है डिविडेंड पेड 1,08,000 और एडजस्टेड P&L अकाउंट में हमने लिख दिया है क्या, यहाँ पर टू प्रपोज डिविडेंड 1,32,000, ठीक है। इसकी भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देखो उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी एंट्री हो चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी, इसकी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद आता है गुडविल, तो देखो गुडविल हमारा बाकी है। गुडविल था पहले 2,40,000, अभी वो डिक्रीज़ होके हो गया है 1,88,000, यानी कि ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ना, वो हमने क्या किया होगा कि उतना रिटर्न ऑफ कर दिया होगा। इसके लिए करंट ईयर में हमारा गुडविल कम हो चुका है, तो रिटर्न ऑफ करेंगे। तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं P&L अकाउंट की। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस का अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है एडजस्टेड P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, यहाँ पर लिखा है टू गुडविल रिटर्न ऑफ 52,000, ये हमने एंट्री कर दी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे है हमारा करंट असेट। तो इन सभी करंट असेट की एंट्री हमने कहाँ पर दे दी है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमें लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें क्लोज करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टेड P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमें डेबिट साइड का टोटल करना है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वो है हमारा 4,56,000। यहाँ पर हमने लिख दिया 4,56,000। उसमें से ये दो अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाता है 3,78,000। ये हमारा डिफरेंस आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बाई एडजस्टेड प्रॉफिट। और ये एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा होता है सोर्सेस ऑफ फंड, यानी कि ये जो अमाउंट है ना, ये हमारे पास ना इतना प्रॉफिट है जो कि हमारा सोर्स ऑफ फंड की तरह हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए सोर्सेस ऑफ फंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फंड फ्लो में हमने सोर्सेस ऑफ फंड में लिख दिया है क्या,
एडजस्टेड प्रॉफिट 3,78,000 ये हमने लिख दिया। तो इसके बाद हमें सबसे लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट का टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो दोनों साइड में सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,34,400, यानी कि हमारा यहाँ पर सम अच्छे से कैलकुलेट हो चुका है, आंसर भी आ गया है। तो आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।